में, जहां मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि मैं आपको ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, साथ साथ हम लोगों ने रेट मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया। आज हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सभी लोग हेडिंग डाल लें, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक आएगा इसका नाम होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको पुरानी चीजों का इसमें जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं उसका रेट क्या है, तो आपने रेट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में आप लोगों ने दो चीज पढ़ा था, बाय डेफिनेशन और बाय रेट लॉ। तो आप लोगों ने बाय डेफिनेशन रेट के बारे में क्या पढ़ा था, तो आर बराबर आपने पढ़ा था माइनस डी ए बाई डी टी, पढ़ा था कि नहीं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। बाय डेफिनेशन आपने रेट के बारे में ये पढ़ा था। दूसरा आपने बाय रेट लॉ के बारे से आपने रेट के बारे में पढ़ा। बाय रेट लॉ आर बराबर होता था आर इक्वल टू के ए टू दी पावर अल्फा। ठीक है, ए टू दी पावर अल्फा आपने पढ़ा था, ये रेट लॉ था। आप लोग ये भी पढ़ा था, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे अल्फा मैंने लिखा, ये अल्फा 1 के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये डेफिनेशन से हम लोग जाने थे और ये रेट लॉ से जाने थे। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी सेम होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा के ए टू दी पावर अल्फा। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों के एलएचएस अगर इक्वल है तो दोनों के आरएचएस भी इक्वल होंगे और दोनों को मैंने बराबर करके लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन तैयार हुआ है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यही है हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ए को डिफरेंशिएट किया है। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे आप लोग समझते होंगे डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब ये इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लाने के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक काम किया, रेट लॉ से और बाय डेफिनेशन से जो रेट के वैल्यूज आ रहे थे दोनों को इक्वल कर दिया। ये इक्वेशन को ही बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो आप लोग इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हेडिंग डाल करके आप लोग पहले यहां तक लिख लीजिए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एग्जाम में जनरली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ये लिखना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लीजिएगा। ठीक, अब एक बात गौर कीजिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक, उसमें आप लोगों को देखा ये इक्वेशन से अगर हमें ये बोला जाए कि आप अल्फा या के का वैल्यू लाइए, अल्फा या के का वैल्यू अगर लाने के लिए बोल दिया जाए बाय डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसे कन्वीनियंट मेथड नहीं माना जाता है यहाँ अल्फा लाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है सर, अल्फा लाना है तो के का वैल्यू अगर पता हो तो अल्फा लाया जा सकता है, और अगर अल्फा का वैल्यू पता हो तो के लाया जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इस इक्वेशन से हमें अल्फा का वैल्यू लाना है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एक्शन लाना है, तो फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट दिस, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, और आप लोग अगर पिछले वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा था कि डी ए बाई डी टी जो आप लोगों ने निकाला था, तो मैंने ग्राफिकल मेथड से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला था। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने ये पढ़ा कि अगर यहाँ डी की जगह डेल्टा होता है तो एवरेज रेट होता है, और अगर डी होता है तो इंस्टेंटेनियस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ग्राफिकली ग्राफ बना करके टेंजेंट खींच करके उसका स्लोप से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है, हमें ग्राफ बनाना, फिर टेंजेंट लेना, फिर उसका स्लोप लेना, ये कन्वीनियंट मेथड नहीं माना जाता है। और इसलिए क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का लैक होता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी का अभाव होता है। इस वजह से अगर हमें ऑर्डर ऑफ एक्शन निकालना हो या रेट कांस्टेंट निकालना हो तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को कन्वीनियंट मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए हमें
स्लोप निकालना पड़ता है टेंजेंट का, जो कि एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं देता है। तो आप लोग नीचे हेडिंग करके जब यहां लिख लिए होंगे तो आप एक लाइन और लिख लीजिए कि द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर और रेट कांस्टेंट बिकॉज इट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। इट लैक्स एक्यूरेसी, मतलब इसमें एक्यूरेसी का अभाव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपने पढ़ भी लिया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं है। अब आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते होंगे कि अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपने लिख लिया है तो अगर मैं dt को उस साइड करके इंटीग्रेट कर दूं तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और वो हमारे सिलेबस में है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का मेन हेडिंग अब होगा इसके बाद, वो होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो मैं अब हेडिंग डालने वाला हूं नया, आप लोग भी साथ साथ डालिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आता है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये पहले करना होगा कि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस ऑर्डर का जान रहे हैं, किस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर सीबीएसई और झारखंड बोर्ड या बिहार स्टेट बोर्ड्स को अगर ध्यान रखा जाए तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सिर्फ दो ऑर्डर का हमें पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर आप साथ साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर को भी पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में आपको सेकंड ऑर्डर भी पूछता है, और मैं आपको यहाँ पे फिलहाल अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग लिख लीजिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे होगा, ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे आप लोग लिखते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखने के लिए पहले हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, R बराबर कोई रिएक्शन है सर, पहले से लिख सकते हैं, A से प्रोडक्ट बन रहा है। पहले आप पूरा समझ लीजिए, बाद में वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। A से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस DA by dt इक्वल टू K A टू दी पावर 0। मैंने यहाँ पहले से ही A टू दी पावर 0 कर दिया, आप लोगों को लग रहा होगा कि A टू दी पावर 0, तो मैंने यहाँ फर्स्ट में ही अज्यूम कर लिया था कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए A टू दी पावर 0 मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब यहां से हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले मैं क्या कर रहा हूं, A टू दी पावर 0 का आप 1 ट्रीट कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे लिखें DA by dt इक्वल टू K, A टू दी पावर 0 को मैंने 1 कर दिया, क्योंकि किसी चीज का भी पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस DA इक्वल टू K dt कर देता हूं। ठीक है, dt को मैंने साइड कर दिया, मैंने यहां से नेगेटिव को भी हटा दिया, मैंने नेगेटिव को इस साइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब आप लोग जानते होंगे, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो ये जानते होंगे कि अगर डिफरेंशियल दोनों तरफ डिफरेंशिएशन है तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, DA का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस K dt का इंटीग्रेशन। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये जो A है कंसंट्रेशन, उसका लोअर लिमिट क्या होगा, तो हम लोगों ने जब रिएक्शन चालू किया था, स्टार्ट किया था, उस समय जो कंसंट्रेशन होता है हम उसे इनिशियल कंसंट्रेशन करते हैं। आप लोग पिछले वीडियोस में भी आप लोग देखे होंगे, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग A नॉट से, क्या चीज से, A नॉट से। और T टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हुआ होगा उसे हम AT से रिप्रेजेंट करते हैं, AT। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया इसका A नॉट, और T टाइम के बाद का जो कंसंट्रेशन होगा उसे हम AT लिख रहे हैं। ठीक है, अब टाइम जो स्टार्टिंग में टाइम हुआ होगा उसे आप 0 कंसीडर कर लीजिए, और टी टाइम जो बात मैं बोल रहा हूं वो टाइम हो गया आपका यहाँ। देखिए ये लिमिट है। हो सकता है आप लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर फिजिक्स में, आप लोग 11 में ये सब चीज किए होंगे फिजिक्स में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे हेल्प लेना पड़ेगा उस चीज का। तो आपको अगर दिक्कत भी हो रहा है तो पढ़ते पढ़ते एक ही चीज अगर आप 2-3 बार कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा।
ये लोअर लिमिट का मतलब होता है कि स्टार्ट कहां से हुआ था, तो डी ए का इनिशियल कंसंट्रेशन था ए नॉट लोअर लिमिट, और ए का फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है मतलब टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन हुआ होगा उसे आप एटी लिखेंगे। देखिए आप ऐसे नहीं समझ सकते, मान लीजिए कोई रिएक्शन चालू हुआ था, उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, और टी टाइम के बाद यानी कि 5, अगर मैं ये मान लूं 5 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन ए का हो गया, आप लोग जानते हैं रिएक्टेंट तो घटेगा ही, जैसे से रिएक्शन चालू होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, ये हो गया मान लीजिए 2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे आप ए नॉट कह रहे हैं, और इसे कहेंगे एटी यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन, और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, समझिए डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो एक्स, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, मैं यहाँ ए लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ए नॉट, और ये हो गया अपर लिमिट ए टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस तो है ही, के आपका हो गया कांस्टेंट, इसे मैंने बाहर निकाल दिया के। अब आप जानते होंगे फिर से उसी तरह से देखिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt का इंटीग्रेशन होता है t, ठीक है। अब लोअर लिमिट इसका कितना है 0 और अपर लिमिट इसका कितना है t। अब लोग इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि जो वैल्यू आ जाता है उसे एक बार आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए और एक बार आप लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, यही होता है आपका वैल्यू। तो आप एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए a के जगह, तो क्या हो जाएगा a t माइनस एक बार लोअर लिमिट a नॉट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस a तो होगा ही। अब यहां भी एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए तो t माइनस लोअर लिमिट 0, t माइनस 0, ठीक है। अब मैं इधर मिटा देता हूं, अगर आपको कुछ लिखना होता है तो आप लिख लीजिएगा। तो इस साइड क्या आ गया देखिए, बस हो गया ये, तो क्या हो गया ये a t इक्वल a t माइनस a नॉट इक्वल टू माइनस k t, ठीक है। अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को ऐसे लिखें तो a t इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने इस तरह से लिखा है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यही है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किस ऑर्डर का, तो 0 ऑर्डर का। देखिए कितना सिंपली ये डिराइव हो गया, बस छोटा सा इंटीग्रेशन का यूज हुआ और ये डिराइव हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और करना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के बाद इसे ग्राफ से डिनोट करना होगा, इसका ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर का समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अकेला आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ, अगर हाफ लाइफ पीरियड को भी बाद में बताऊंगा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, अगर दोनों आ गया तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे किया जाता है, देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसे कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप, m को स्लोप बोलते हैं और c को इंटरसेप्ट कर दी, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ, एक सॉरी इक्वेशन। तो आप इसके हेल्प से आप इस चीज का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बायो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मैं ट्रिक्स हालांकि दे दूंगा, लेकिन आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो मैं ट्रिक के जरिए इसका ग्राफ कैसे बनता है आपको तुरंत बता दूंगा, आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे ग्राफ बनता है, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ये इस इक्वेशन को इसके साथ आप कंपेयर कीजिए तो आपको साफ नजर आएगा कि y एक्सिस की जगह होगा 80, तो मैंने y एक्सिस की जगह लिख दिया 80, x एक्सिस की जगह आपको लिख देना है t, मैंने लिख दिया t। साफ साफ दोनों में देखिए कंपेयर कीजिए, y 80, x t और m यानी कि स्लोप हो गया इसका माइनस k। तो m जो है जिसे आप स्लोप कहते हैं, इसका वैल्यू है माइनस k, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्लोप का वैल्यू क्या है माइनस k। तो देखिए स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। आप लोग लग रहा हो कि ये क्यों होता है, तो देखिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं तो स्लोप क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि स्लोप क्या होता है, तो कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाता है उसके tan एंगल को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगा उसका tan एंगल को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो आप ये देख के बताइए ये tan एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम, तो आप लोग देख के बता रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि फर्स्ट एक्सिस में ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं,
जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस और सेक आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो ये चूंकि एंगल साइन, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं 10 है क्या? नहीं है, यानी कि 10 एंगल यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपको पता भी है, यानी कि अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाऊं 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये एंगल इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव में आया है। तो स्लोप का वैल्यू चूंकि नेगेटिव में आया है, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता, देखिए मैं इधर एक काम कर रहा हूं, मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं दो इक्वेशन, y = mx + c, एक ये है और ये है y = -mx + c। तो अगर y = mx + c होता है तो ग्राफ में ऐसे बना, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहां देख होंगे यहाँ एंगल का जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि स्लोप अगर मैं निकालूं तो m = tan थीटा होता है, ये 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम में सारे एंगल्स होते हैं पॉजिटिव, यानी कि सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया। लेकिन अगर स्लोप आपका नेगेटिव हो जाए, स्लोप आपका अगर नेगेटिव हो जाए, तो आपको एंगल को 90 डिग्री से ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा बनाने से ही ना tan आपका नेगेटिव में आएगा। इसलिए आपको tan को नेगेटिव करने के लिए थीटा को 90 डिग्री से ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ को ऐसे बनाना है, स्लोप नेगेटिव हुआ तो ग्राफ को ऐसे बनाना है। और ये जो ग्राफ है y एक्सिस को जितना पे कट करता है उसे हम लोग c बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये जो ग्राफ है y एक्सिस को जितना से कट करता है उसे हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। मुझे लगता है कि बहुत जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिनका बायोलॉजी है या फिर जो मैथ जिनका थोड़ा सा वीक भी है उन्हें दिक्कत आ रहा होगा, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ, आप समझ जाइए। देखिए पहले तो आपको ये अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। स्लोप पॉजिटिव रहा तो ग्राफ को ऐसे बनाना है, स्लोप नेगेटिव हुआ तो ग्राफ को ऐसे बनाना है, बस इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रखिए, स्लोप पॉजिटिव तो कट और स्लोप नेगेटिव तो कुट। कट कुट करते हैं ना, कट कुट, तो ये कट और कुट, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव आया तो कट और नेगेटिव आया तो कुट, ऐसे याद रखिएगा। कट कुट नहीं बोलते हैं कि हम लोग कट कुट कर रहे हैं, तो स्लोप पॉजिटिव तो कट, नेगेटिव आया तो कुट, आप ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ स्लोप क्या है बताइए, तो आपको माइनस के यानी कि नेगेटिव, तो कट होगा ये कुट, कुट कुट यानी कि एक लाइन को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप आपका, स्लोप बराबर माइनस के। और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, मैंने बताया, और वो इंटरसेप्ट c होता है जो कि कितना के बराबर है, a0 के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर आपके एग्जाम में आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव कीजिए, तो आप लोग यहाँ से शुरू करके आप लोग यहाँ तक लिखना है, और कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसे भी आप लिख लीजिएगा, कट कुट वाले कॉन्सेप्ट को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इस टॉपिक में आगे क्या बताने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस सारे टॉपिक्स में इंटीग्रेटेड इक्वेशन जब भी आप पढ़िएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ जुड़ा रहता है, जिससे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ ये साथ में ही आता है एग्जाम में, जब भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगा साथ में आपका हाफ लाइफ पीरियड भी आएगा। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है समझिएगा, नाम में डेफिनेशन होता है इसका, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ का मतलब कोई रिएक्शन अगर आप लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है, उस समय रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट हुआ होगा, कुछ कंसंट्रेशन हुआ होगा। मान लिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 10 मोल पर लीटर था, तो आप जैसे जैसे टाइम होगा ये 10 मोल घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट तो घटता है, पहले 10 से 9 हुआ होगा, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, जैसे 0 हो गया रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो वो 10 जब घटते 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 अपने हाफ पे आ जाएगा, तो 10 हाफ पे कब आएगा, यानी कि 5 के बराबर होगा। जब 10 5 के बराबर हो जाएगा, 10 मोल पर लीटर जब 5 मोल पर लीटर हो गया होगा, तो उतना होने में जितना टाइम लगा होगा उसी टाइम को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। मतलब इनिशियल आप जितना भी ले लीजिए उसका हाफ हो जाने में रिएक्टेंट को जितना टाइम लगता है उसी टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। आप अगर मान लीजिए शुरुआत में आपने ले लिया 12 मोल पर लीटर, तो 6 हो जाने में जितना टाइम लगेगा, 20 ले लिया तो 10 हो जाने में जितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल अमाउंट जितना भी लिया आपने उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाने में जितना टाइम लगता है उसे ही कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले आप लोग हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन साथ साथ लिख लीजिए। द टाइम रिक्वायर्ड टू reduce the initial concentration of reactant by half, ठीक है, is called half life period, ठीक है। क्या बहुत लोग इसको हाफ लाइफ पीरियड को कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं
the time required to complete half of the reaction, the time required to complete half of the reaction is called half life period. ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली मैं हाफ लाइफ पीरियड को कैसे लिखता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले मैं जो ये इक्वेशन आपको लिखा है इंटीग्रेटेड रेडिएशन को थोड़ा सा मैं अरेंज करके इसे ऐसे लिख सकता हूं। देखिए AT इक्वल टू AT माइनस A0 इक्वल टू माइनस AT, ये है। देखिए मैंने थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा था, अदरवाइज ये इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है वो देखिए। तो K इक्वल टू अगर मैं माइनस KT है तो अगर KT का वैल्यू लाना चाहूं ये नेगेटिव तो ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा A0 माइनस AT। तो K इक्वल टू हो जाएगा A0 माइनस AT बाई T, ठीक है। और T को अगर इधर भी दिया तो K इस साइड, ठीक है। ये भी आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, बस थोड़ा अलग ढंग से मैंने लिखा है इसे, ठीक है। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड को आप कैसे समझ सकते हैं, ये भी आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ये क्या कह रहा हूं, T अगर T हाफ हो जाए, यही आपका हाफ लाइफ। T अगर T हाफ कब हो जाएगा, जब वेन AT इक्वल टू A0 का आधा, मतलब T टाइम के बाद का जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल का आधा हो जाए। T टाइम के बाद का कंसंट्रेशन अगर इनिशियल का आधा हो जाए तो उसी इसमें T आपका बन जाता है T हाफ, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज को यहां पुट कर दीजिए, तो T के जगह T हाफ लिख सकते हैं। कब, जब A0 तो A0 ही रहेगा, लेकिन AT बराबर A0 का कितना हो जाएगा, ये मैं तब से बता रहा हूं। इनिशियल 12 था तो 6 हो जाए, 10 था तो 5 हो जाए, 20 था तो 10 हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ AT के बदले में दीजिएगा A0 बाई 2, ठीक है, बाई यहाँ जो K था उसको K लिख देना, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर देता हूं, देखिए तो ये हो गया आपका T हाफ इक्वल टू, इसे एलसीएम ले लीजिएगा तो 2A0 माइनस A0 बाई 2K, ये 2 आपको नीचे चला जाएगा। तो T हाफ इक्वल टू 2A0 माइनस A0 यानी कि A0 बाई 2K, ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा हाफ लाइफ पीरियड भी उतना ही ज्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से एक और ग्राफ आपका बनेगा। तो पहले आप लोग हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, दो डेफिनेशन मैंने बताया, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, है ना। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द इनिशियल कंसंट्रेशन बाय हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। मैंने दो डेफिनेशन बताया, और आपको हाफ लाइफ पीरियड जब भी एग्जाम में आए तो आप यहां से, यहां से है ये, तो मैंने वही चीज को लिख दिया था, यहां से आता लिख दीजिएगा, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर ये आपका आता है तो पहले आप पूरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ये वाला डिराइव कर लीजिएगा, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के लिए आप लोग यहाँ डिराइव कर लीजिएगा, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आप एक ग्राफ और बनाइएगा, वो ग्राफ क्या होगा यहाँ देख लीजिए। एक ग्राफ तो आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ही बनाया ही था, मैं इसे फिर से बना देता हूँ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ये ग्राफ तो था ही। अब आप हाफ लाइफ पीरियड का एक ग्राफ और बनाइएगा, वो किसके किसके बीच का ग्राफ होगा, तो देखिए ये ग्राफ होगा हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो अगर एग्जाम में आया कि हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कीजिए जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप कैसे लीजिएगा, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, हाफ लाइफ को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। इसके बाद एक ग्राफ मैंने छोड़ दिया, एक ग्राफ और भी बनेगा, वो कौन सा ग्राफ होगा मैं बता रहा हूं। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब मैं बात करूं तो रेट का, तो रेट बराबर क्या था, माइनस DA बाई DT इक्वल टू K A टू दी पावर 0, ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या इसका जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A टू दी पावर 0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर इसका ग्राफ खींचूं, क्या रेट जो है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, तो क्या रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका सॉरी कांस्टेंट, ये रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आज बताया आपको, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला,
फिर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर आपने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा और हाफ लाइफ पीरियड का भी आपने ग्राफ बनाया, और उसके बाद आपने ये भी ग्राफ देख लिया कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप लोगों ने ये पूरा का पूरा आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।